नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। परखो अपनी तैयारी सीरीज का एपिसोड 4 आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें से आपको 6 प्रश्न का सही उत्तर देना होता है। तो आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, अदरवाइज आप फेल हो जाते हैं। और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का समय दिया जाता है, उसी में आपको उत्तर देना होता है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ही आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। किस खनिज को अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा खनिज है जिसे अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी कोयला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा कोयला। ठीक है, देखिए कोयला जो है, आपको मैं बता दूं, कोयला से जो हमें प्राप्त होता है ऊर्जा, वो कैसा ऊर्जा होता है? कैसा ऊर्जा होता है? तापीय ऊर्जा होता है। ठीक है, कोयला से जो विद्युत हमें मिलता है वो तापीय ऊर्जा उसे हम कहते हैं। और कोयला जो है लाखों वर्ष पूर्व फर्न और दलदल के पृथ्वी की जो परतें हैं उसमें दबे होने से हमें प्राप्त हुआ है और इस वजह से इसे अंतर्हित धूप के तौर पे जाना जाता है। कोयला जो है एक क्या है? प्राथमिक जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन यहां पे डी सही है। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। एक्राइन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है? एक्राइन जो ग्रंथि है उसका प्राइमरी वर्क जो है, फंक्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन ए पसीने का उत्पादन करना, ऑप्शन बी त्वचा का रंग बनाने में, ऑप्शन सी शरीर के बाल पैदा करने में, या ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन बनाने में। एक्राइन ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पसीने का उत्पादन करना। ठीक है, देखिए प्राथमिक कार्य क्या है इसका? एक्राइन ग्रंथि का पसीने का उत्पन्न करना। और एक ग्रंथियां जो होती हैं शरीर के तापमान को स्थिर करती हैं और सम स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है। ये ग्रंथियां जो होती हैं त्वचा पे प्रमुख रूप से तलवे और हथेलियों पर पाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और अनिल कुंबले। आपको बताना है कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ जो पुस्तक है, आत्मकथा है, वो किसकी है? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर होगा सौरव गांगुली, ऑप्शन सी। देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो पुस्तक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? सौरव गांगुली की है। और ये जो है आपका कब पब्लिश हुआ था? 2018 में। ठीक है, 24 फरवरी 2018 को। इसका ऑथर कौन है? सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में होना है? बीजिंग, लॉस एंजल्स, लंदन और पेरिस। 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है, समर ओलंपिक जो होना है, वो कहां पे होना है? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने उत्तर को कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पेरिस। देखिए 2024 का जो समर ओलंपिक होना है पेरिस में होना, जो फ्रांस का कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे जो कुल खिलाड़ी भाग लेंगे उनकी संख्या होगी 10,500। ठीक है, और मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, इस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक जो होना है पेरिस में, उसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। और 2028 का जो समर ओलंपिक होना है वो कहां पे होना है? लॉस एंजल्स में होना, जो कि कहां पे है? यूएसए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान देंगे और आंसर करेंगे। 14वीं शताब्दी में मोरक्कन यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको आंसर करना है। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोरक्कन यात्री यानी मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, और ये भारत जब आया था, ये किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आपको मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और ये मध्य एशिया के मार्ग होते हुए कहाँ आया था? भारत पहुंचा था। और ये 1333 में, ठीक है, 1333 में कहां पे पहुंचा था? सिंध पहुंचा था। ठीक है, सिंध। और मोहम्मद तुगलक 1325 से लेकर कब तक?
51 तक शासन कर रहा था दिल्ली पे, और इसी दौरान ये आपका आया था भारत। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पहनावा है जिसे पहना जाता है। देखिए मैसूर पेटा क्या है, एक पारंपरिक पहनावा है, इसे कहां पहना जाता है, कमर में, कलाई में, कंधे में या सिर पर। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी से इन 5 सेकंड में आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए। समय समाप्त। सही आंसर होगा सी। देखिए मैसूर पेटा जो है एक क्या है, पगड़ी है, पगड़ी है जो कि मैसूर और कोडागु जिला जो है कर्नाटक का, वहां के लोग इसे पहनते हैं और ये शादी और विशेष अवसरों पर पहनने जाने वाली पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा है। पुरुषों के द्वारा सम्मान और श्रद्धा भाव को दर्शाने के लिए धार्मिक समारोह में यह पगड़ी पहनी जाती है। और कर्नाटक की जब बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक जो है इसका कैपिटल बेंगलुरु है, और कर्नाटक पहले किस नाम से जाना जाता था, मैसूर नाम से जाना जाता था। ठीक है, और 1973 में इसे क्या कहा गया, नाम दिया गया कर्नाटक। क्लियर। यहां पे कुल जिलों की संख्या की अगर हम बात करें कर्नाटक में तो 31 है, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। विधानसभा की सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 225 सीटें हैं कर्नाटक में। विधान परिषद की सीटें 75 हैं, लोकसभा की सीट 28 है, और राज्यसभा की सीट यहां पर 12 है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सिक्का बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंद्रा पोर्ट, ऑप्शन सी ओखा पोर्ट, और ऑप्शन डी दीघी बंदरगाह। कौन सा पोर्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। यहां पे आपको मैं हिंट भी दे दिया। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी से आंसर कीजिए। मैंने आपको हिंट किया, आंसर भी बता दिया। सही आंसर होगा दीघी बंदरगाह, और ये कहां पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का कैपिटल आप सब जानते हैं कहां पे है, मुंबई, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी भी है। यहां पे हम गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के बारे में हमने पिछले सेशन में आपको बताया था। गुजरात का कैपिटल जो है गांधीनगर है, और सबसे बड़ा जो शहर है गुजरात का अहमदाबाद है। यहाँ पे कुल जिलों की संख्या अगर हम गुजरात की बात करें तो 33 है, और विधानसभा की सीट 182, लोकसभा की सीट कितनी है, 26, और राज्यसभा की सीट 11 है। सोमनाथ का मंदिर जो है गुजरात में ही, कल हमने आपको बताया था। और इंडिया का सबसे बड़ा जो जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कहां पे, गुजरात में है, कच्छ। ठीक है, चलिए। और एक चीज और हमने आपको बताया था, फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो कौन से राज्य में है, गुजरात में। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। पूंजी बाजार के संदर्भ में संक्षिप्त नाम एफपीओ का अर्थ क्या है। यानी कि एफपीओ स्टैंड फॉर व्हाट। ऑप्शन ए निःशुल्क सार्वजनिक पेशकश, ऑप्शन बी पहला पोर्टफोलियो ऑपरेशन, ऑप्शन सी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और ऑप्शन डी है पहला सार्वजनिक प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। जल्दी से आंसर कीजिए। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है पूंजी बाजार के संदर्भ में। तो ऑप्शन यहां पे सी सही होगा, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे और आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हकीकत, रोजा और आक्रोश। आपको बताना है वह कौन सी फिल्म है इन 4 ऑप्शन में से जिसकी पृष्ठभूमि जो है भारत चीन युद्ध से रिलेटेड है, मिलती जुलती है, या उस पर आधारित है। आपके पास 5 सेकंड का समय है, और इन्हीं 5 सेकंड में आपको आंसर करने। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा हकीकत। आपको बता दूं, हकीकत जो मूवी है इसका चीन और भारत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगर हम इसकी बात करते हैं इस फिल्म की, तो ये फिल्म जो है 1964 में, ठीक है, 1964 में यह निर्देशित किया गया था, और ये किया गया था चेतन आनंद के द्वारा। चेतन आनंद के द्वारा इसे निर्देशित किया गया था, और 1965 में, ठीक है, 1965 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसे दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखेंगे, आंसर करेंगे। लेपाक्षी का मंदिर जो लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, इसे और कौन सी मंदिर भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूं। लेपाक्षी का मंदिर जो है वो लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो मंदिर है विजयनगर शैली में बनी हुई है।
लेकिन इस मंदिर को और कौन से मंदिर के तौर पे जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए महालक्ष्मी, ऑप्शन बी वीरभद्र, ऑप्शन सी महाकाल और ऑप्शन डी मुरुगन। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आपके पास 5 सेकंड का समय है और इन्हीं 5 सेकंड में आपको आंसर कर देने। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा वीरभद्र। देखिए ये जो मंदिर है लेपाक्षी का मंदिर, ये आपका कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, अनंतपुर जिले में स्थित है। और लेपाक्षी मंदिर जो है इस 70 खंभों पे, ठीक है, 70 स्तंभों पे टिका हुआ है। लेकिन एक भी स्तंभ जो है या खंभा जो कह लें, ये जमीन से सटा हुआ नहीं है, सिर्फ टंगा हुआ है, हैंगिंग है। ठीक है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर को एक और हमने आपको बताया वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सबने 10 में से एटलीस्ट 6 प्रश्न सही किए होंगे। तो ईमानदारी से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी स्कोर इस वीडियो के अंदर कितनी मिली है, इस टेस्ट के अंदर कितने आए।